हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर देखे थे कि किस तरीके से हम अलग अलग वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। कॉन्करेंट वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को लीनियर वेक्टर, ये सारे वेक्टर के टाइप्स देखे थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर हमने देखा था, किस तरीके से यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है, किस तरीके से यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन वेक्टर देखा था कि किस तरीके से किसी भी पॉइंट की पोजीशन और पोजीशन वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं। और एट लास्ट हमने ये चीज़ देखी थी कि किस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ सवाल सॉल्व करते हैं जो हमने पहले पढ़ा उसके बेसिस पे, और फिर आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा जो पहला सवाल है वो है, हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये कुछ इस तरीके से डिफाइन है, इट इज 0.8 आई कैप प्लस पी जे कैप। और आगे सवाल में क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ए जो हमारे पास है वो एक यूनिट वेक्टर है। फाइंड वैल्यू ऑफ पी। अगर हमारे पास ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है तो पी की वैल्यू बताए। इसी सवाल को वो घुमा के किस तरीके से पूछ सकता था, यहां पे वेक्टर का साइन ना लगा के यूनिट वेक्टर का साइन लगाता और ये जो लाइन है ये नहीं देता, तब भी आप इस साइन से समझ जाते, इस सिंबल से समझ जाते कि ए एक यूनिट वेक्टर है और मुझे पी की वैल्यू निकालनी है। चलिए, सबसे पहली बात यूनिट वेक्टर के लिए क्या होती है कि ए अगर यूनिट वेक्टर है तो ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना होगा, 1 होगा। ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हमने कल सीखा था कि अगर मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर विच इज पी स्क्वायर। ये आया ए का मैग्नीट्यूड, और ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो यहां से ये रूट चला जाएगा, यहां पे आएगा 1 का स्क्वायर विच इज 1 ओनली। यहां पे क्या बचता है, 0.8 का स्क्वायर, तो वो कितना होगा 0.64 प्लस p का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो p के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 0.64। तो p स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.36। तो p की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.6। इसका रूट कर दूंगा क्योंकि दोनों तरफ रूट करूंगा तो इधर आएगा p, इधर आएगा 0.6। तो p की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.6। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। यहां पे आप प्लस माइनस 0.6 भी निकाल सकते हैं। बेसिकली जो आपको ऑप्शन में दे रखा होगा आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं एक और सवाल इसी तरीके का, जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी हमको कि इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करना है। चलिए, आपको क्या दे रखा है सवाल में, देयर इज अ वेक्टर ए कैप एंड इट इज गिवन एज 0.3 आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस 0.4 के कैप। फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू। ये आपसे सवाल में पूछा है, तो ये इसी सवाल का दूसरा रूप है। यहां पे ए के ऊपर कैप दे रखी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सबसे पहले देखते हैं। रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर विच इज 0.3 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर विच इज क्यू स्क्वायर प्लस
के कोफिशिएंट का स्क्वायर विच इज 0.4 का स्क्वायर एंड इट इज इक्वल्स टू 1। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहां से रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहां पे आएगा 0.09 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 0.16 इक्वल्स टू 1। 0.09 plus 0.16 it will be equals to 0.25 and it is equals to 1। तो q स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस 0.25 विच इज इक्वल्स टू 0.75। 0.75 में बेसिकली मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा तो 2 जीरो नीचे आएंगे, 25 3 25 4 सो इट इज इक्वल्स टू 3/4। तो q की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो वो क्या आएगी, प्लस माइनस √3/4 एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज प्लस माइनस √3/4 कितना हो जाएगा 2। तो q की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस √3/2। ऑप्शन में या तो प्लस होगा या माइनस होगा, आप किसी भी तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो। चलिए, तो ये कुछ सवाल थे। एक सवाल और करते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। चलिए, अगला सवाल क्या है, देयर इज अ वेक्टर ए वेक्टर एंड इट इज गिवन एज 3i कैप प्लस 4g कैप। और मुझसे सवाल में क्या पूछा है, फाइंड वेक्टर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ ए। बेसिकली मुझे एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो ए की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। हमने कल देखा था कि यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो इन शॉर्ट आपसे सवाल में क्या पूछा है, आपसे सवाल में पूछा है ए का यूनिट वेक्टर क्या होता है। चलिए, हमने कल फॉर्मूला देखा था कि यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, वो पूरा वेक्टर डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से ए का यूनिट वेक्टर आएगा। सबसे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं तो वो कितना होगा, रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 इज रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल्स टू 5। तो ए का जो मैग्नीट्यूड निकल के आया वो आया 5। अब चलिए यहां पे पुट करते हैं, ए वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड विच इज 5। सो इट विल बी 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। तो ये वो वेक्टर है जो ए का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली ये ए का यूनिट वेक्टर है। तो कभी भी सवाल में अगर आपसे ये बात पूछ ली जाए कि विच वेक्टर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, बेसिकली उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप निकाल दीजिएगा, वही चीज आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए एक और सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 10 and direction is in the direction of B vector,
और बी वेक्टर आपको सवाल में दे रखा है विच इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ये आपको बी वेक्टर दे रखा है। तो सवाल में आपसे क्या पूछा है कि मुझे एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड तो 10 हो और डायरेक्शन बी की डायरेक्शन में हो, और बी वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। चलिए देखते हैं। तो बेसिकली लेट्स से जो भी वेक्टर है वो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड तो आपको सवाल में दे रखा है 10 और डायरेक्शन है बी के डायरेक्शन में, बी वेक्टर के डायरेक्शन में। और बी वेक्टर का डायरेक्शन बेसिकली मैं कैसे निकालूंगा, बी का यूनिट वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का यूनिट वेक्टर। चलिए अब बात करते हैं 10 बी वेक्टर कितना है मेरे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय बी का यूनिट वेक्टर। बेसिकली बी का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए ये बात अभी आपने सीखी नहीं है कि एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कॉमन सेंस से आप ये बात कह सकते हो कि 10 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और तो क्या होगा, तो 10 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 20i कैप प्लस 30j कैप प्लस 10k कैप डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 बेसिकली 13 प्लस 1 14, तो रूट 14। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 विच इज 13 प्लस 1 14। तो बेसिकली जो वेक्टर होगा वो होगा 20 बाय रूट 14 i कैप प्लस 30 बाय रूट 14 j कैप प्लस 10 बाय रूट 14 k कैप। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और डायरेक्शन बी की डायरेक्शन में है। बेसिकली बी के यूनिट वेक्टर बेसिकली उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बी के डायरेक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर और बेसिकली इससे रिलेटेड सवाल को सॉल्व करते हैं। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो ये कुछ सवाल थे। अब आगे बढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक के ऊपर विच इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हमने जब वेक्टर्स को डिफाइन किया था तब एक बात कही थी कि वी यूज स्पेशल लॉज टू ऐड और सब्ट्रैक्ट वेक्टर एंड दैट लॉज आर नोन एज वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो उन्हीं लॉ को डिस्कस करने का टाइम है। बेसिकली हमारा जो पहला लॉ है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेसिकली हम 3 लॉ पढ़ेंगे, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टार्टिंग के जो 2 लॉ है ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, ये दोनों लॉज तब यूज आते हैं जब हमको 2 वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, और जो पॉलीगन लॉ है वो 2 से अधिक वेक्टर्स को ऐड करने के काम आता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। बेसिकली इसके अंदर हम 2 वेक्टर्स को यूज करते हैं, 2 वेक्टर्स को
ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसको हम हेड टेल मेथड भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई एक वेक्टर है ए और ये कोई वेक्टर है बी और मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों वेक्टर्स को इस तरीके से ऐड करूंगा कि जहां पे पहले वेक्टर की हेड आ रही है वहां पे दूसरे वेक्टर की टेल आए। तो ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, अब दूसरा वेक्टर बेसिकली बी है, तो मैं बी को पैरेलल शिफ्ट करके इसको इस तरीके से बनाऊंगा। तो इसीलिए इस मेथड को हेड टेल मेथड भी बोला जाता है। जहां पे फर्स्ट वेक्टर का हेड आ रहा है वहां पे नेक्स्ट वेक्टर की टेल आए। इसको लैंग्वेज में किस तरीके से बोला जाता है? इफ द टू वेक्टर्स विच नीड्स टू बी एडेड represents the two sides of a triangle taken in order। taken in order मतलब इसी ऑर्डर में, ये इसका डायरेक्शन ये, तो इसके जस्ट बाद इसका डायरेक्शन ये। then resultant of these two vectors is represented by third side taken in opposite order। टेकन इन अपोजिट ऑर्डर मतलब अगर सेम ऑर्डर होता तो यहां पे इसका हेड आता और यहां पे टेल आती, लेकिन इट इज टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, तो दिस लाइन विल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट विच इज कैपिटल आर। इसको आसान भाषा में क्या करना है? दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, जहां पे फर्स्ट वेक्टर का हेड आ रहा है वहां पे नेक्स्ट वेक्टर की टेल आनी चाहिए और फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड पे जो लाइन ज्वाइन करेगी वो लाइन रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। इतनी सी बात है। चलिए, अब एग्जाम में तो सर हमको मैग्नीट्यूड दे रखा होगा ए का बी का, इन दोनों के बीच में एंगल दे रखा होगा, तब रिजल्टेंट पूछेगा, तो उसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। लेट्स से थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। तो थीटा क्या होगा? बेसिकली मैं क्या करूंगा, इसको आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये दोनों टेल से टेल मिलेंगे, तब जाके ये जो एंगल आएगा ये एंगल आएगा मेरे पास थीटा। चलिए, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं इस लाइन के ऊपर। ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन हमने बनाई है, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं। लेट्स से रिजल्टेंट ए के साथ जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा। ये पॉइंट पी क्यू आर, आर तो आ गया, पी क्यू एस और ये एम, इस तरीके से ये पॉइंट्स है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्राइंगल एम क्यू एस, इन ट्राइंगल एम क्यू एस, अगर मुझे एम एस निकालना है तो एम एस क्या होगा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एम एस डिवाइडेड बाई क्यू एम इज इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एम एस डिवाइडेड बाई क्यू एम या फिर एम क्यू, इट इज इक्वल्स टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो बेसिकली एम एस कितना हो जाएगा, एम एस विल बी इक्वल्स टू क्यू एम साइन थीटा। इट विल बी इक्वल्स टू, क्यू एम क्या है, बी वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो एम एस के पास क्या है, एम एस की वैल्यू कितनी आएगी, बी साइन थीटा। चलिए, इसी ट्राइंगल में अगर मुझे लिखना है क्यू एस डिवाइडेड बाय एम क्यू, ये क्या होगा, क्यू एस क्या है, बेस है, और एम क्यू क्या है, हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। तो क्यू एस डिवाइडेड बाय एम क्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्यू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम क्यू कॉस थीटा, और एम क्यू कितना है, बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा क्यू एस।
तो QS की जो वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड जो आएगा वो B का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, इस तरीके से हम निकालेंगे। चलिए, तो बेसिकली ये जो निकल के आया ये आया B cos थीटा, और ये जो निकल के आया ये आया B sin थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये पूरा ट्रायंगल ले रहा हूं, बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल MPS, इन ट्रायंगल MPS, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो MP का स्क्वायर इट विल बी इक्वल्स टू MS का स्क्वायर प्लस SP का स्क्वायर। MP का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू MS का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, SP का स्क्वायर। चलिए, MP क्या है, R का मैग्नीट्यूड, R का बेसिकली इसकी जो लेंथ होगी वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर आएगी, तो R का जो मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू MS का स्क्वायर विच इज B का जो मैग्नीट्यूड है इनटू साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस SP क्या है, बेसिकली PQ प्लस S, बेसिकली क्या लिखना चाह रहा है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, यही होगा। बेसिकली ये लाइन क्या होगा, A वेक्टर प्लस B cos थीटा का स्क्वायर, और ये लेंथ क्या है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये लेंथ क्या है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। चलिए, ये तो आ गया मॉड ऑफ R का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ B का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बन रहा है, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले A का स्क्वायर बोले तो मॉड ऑफ A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर विच इज मॉड ऑफ B का स्क्वायर प्लस इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, 2 मॉड A मॉड B साइन थीटा। चलिए, मॉड ऑफ R का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मॉड ऑफ A का स्क्वायर प्लस यहां पे है B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, MS यहां पे B साइन थीटा और यहां पे B cos थीटा आएगा। आई एम सॉरी, मिस्टेक, यहां पे क्या है, B cos थीटा। SP की वैल्यू कितनी आई थी, B cos थीटा आई थी ना, बेसिकली ये कितना था, B cos थीटा, तो A प्लस B cos थीटा आएगा ना, तो यहां पे भी आएगा cos थीटा और यहां पे भी आएगा cos स्क्वायर थीटा। चलिए, यहां पे है A स्क्वायर, इसको मैंने यहां पे लिख लिया, यहां पे है B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये है B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो B स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ B का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा, ये R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो मॉड ऑफ R वेक्टर कितना आएगा, रूट ऑफ मॉड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा। तो इस तरीके से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी दो वेक्टर के सम का रिजल्टेंट इस तरीके से निकालेंगे। बेसिकली ये A वेक्टर था, ये B वेक्टर था और इन दोनों के बीच में जो एंगल था वो था थीटा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड आएगा, वो आएगा A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा और इस पूरे का स्क्वायर रूट। इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। सर लेकिन यहां पे जो R वेक्टर आया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पे आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला और वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन बेसिकली मैं क्या बोलूंगा कि R वेक्टर
ए वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है अल्फा। तो यहां से अगर मैं tan अल्फा निकालूंगा तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, मॉड बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या है, a प्लस बी कॉस थीटा, मॉड a प्लस मॉड बी कॉस थीटा। सर यहां पे आप बार बार मॉड क्यों लिख रहे हो? यहां पे आप, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो इसकी लेंथ क्या होगी, a ही होगी। तो बेसिकली यहां पे मॉड ना लिख के कई किताबों में आपको सिर्फ b लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि वो उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। ये एंगल आएगा tan अल्फा। अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो tan इनवर्स b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। इस तरीके से हम निकाल रहे होंगे। तो बेसिक फंडा जो आपको याद रखना है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये और जो एंगल बना रहा है वो इस तरीके से हम निकाल रहे होंगे। और ये है हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसको हम हेड टेल मेथड भी बोलते हैं। सर अगर दो वेक्टर्स हेड टेल से ज्वाइन ना होके टेल टू टेल ज्वाइन हो तो क्या होगा? तो उसके लिए बेटा जो हमारा दूसरा लॉ है विच इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो काम में आएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए जो सेकंड लॉ है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेसिकली ये जो लॉ है ये भी दो वेक्टर्स को ऐड करने के काम आता है। अच्छा, इसको हम टेल टेल मेथड भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगेन ये कोई एक वेक्टर है a और ये कोई वेक्टर है b, और मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। बेसिकली इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वेक्टर निकल के आता है उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करूंगा। बेसिकली इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकता है ना, तो इन दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करूंगा। इसके बाद क्या करूंगा, इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड दे आर जॉइंड टेल टू टेल, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। तो इन दोनों की जो डायगोनल होगी कॉमन पॉइंट से, ये मुझे रिजल्टेंट बताएगा। अच्छा एक बात और देखो कि अगर ये बी वेक्टर, तो यहां से अगर मैं एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं तो ये भी बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, तो ये भी ए वेक्टर, क्योंकि मैं इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं और पैरेललोग्राम में ये दोनों साइड्स बराबर होती है। दिख नहीं रही लेकिन अज्यूम कर लो कि बराबर होती है। आपको पता है ना मेरी ड्राइंग खराब है, तो बस इसको ये अज्यूम कर लो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर है, बिकॉज इसको मैंने जस्ट पैरेलल शिफ्ट किया है, और ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर है बिकॉज इसको मैंने जस्ट पैरेलल शिफ्ट किया है। चलिए अब एंगल बिटवीन a एंड b ये तो हो जाएगा थीटा, और a वेक्टर से जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है वो है अल्फा। अब अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये ट्रायंगल लॉ ही बन रहा है? बेसिकली फर्स्ट वेक्टर की हेड से
नेक्स्ट वेक्टर की टेल जुड़ रही है और फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड जुड़ रही है, तो ये पूरा एक ट्रायंगल ही बन रहा है, और ट्रायंगल ही बन रहा है तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा। तो अगर मैं आर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां पे मैंने वेक्टर का साइन नहीं लगाया है, मतलब इनके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। और tan अल्फा की अगर मैं बात करूं तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। तो बेसिकली दोनों ही केसेस में रिजल्टेंट सेम ही आता है और फॉर्मूला जो निकल के आता है वो सेम ही आता है, और आना भी चाहिए। दो वेक्टर सेम है, दोनों के बीच में एंगल सेम है, तो आंसर भी तो सेम ही आना चाहिए उनके रिजल्टेंट का, चाहे आप ट्रायंगुलर लॉ से करो या पैरेललोग्राम लॉ से करो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अब मेजरली हम जो यूज कर रहे होंगे वो होगा पैरेललोग्राम लॉ। बेसिकली ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। हम यही मेजरली यूज कर रहे होंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए, ये तो थे हमारे दो लॉ जिसकी हेल्प से हमने रिजल्टेंट निकालना सीखा था। इसके सवाल भी करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक एक सवाल करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट पे सवाल करेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट। हालांकि ये लॉ दिखने में हल्का सा टिपिकल लगता है कि सर कैसे करेंगे, अभी सवाल करेंगे आपको चुटकियों का खेल लगेगा, ठीक है, लेकिन पहले थ्योरी तो डेवलप करें हम उसकी, है ना। चलिए, अब इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस है। स्पेशल केसेस, पहला केस, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा 0 याद है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़ा था। थीटा 0 तो कैसे वेक्टर, मतलब ए और बी पैरेलल वेक्टर्स है, तो थीटा 0 डिग्री मतलब ए वेक्टर का डायरेक्शन भी ये और बी वेक्टर का डायरेक्शन भी ये, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ऑफ, देखो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस कॉस 0, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो आएगा ए प्लस बी, या फिर मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर, आप इसको कैसे भी लिख सकते हो। तो जो रिजल्टेंट निकल के आता है वो आता है ए प्लस बी। अगर आप गौर से देखो तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा, और cos थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री। तो ये जो रिजल्टेंट निकल के आया, ये ए और बी के रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी कि ए और बी का जो रिजल्टेंट है उन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू जो है वो है 180 डिग्री, नेक्स्ट यहीं पे देख लेते हैं सेकंड केस क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल है, एक वेक्टर ऐसे तो दूसरा वेक्टर इसके एंटी पैरेलल, तो दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल। cos 180 कितना होता है -1, तो बेसिकली जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, cos 180 होता है -1, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो -2ab,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया तो जो रिजल्टेंट आया इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो आएगा a माइनस बी। यहां पे अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो रिजल्टेंट में मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब cos थीटा मिनिमम होगा, और cos थीटा मिनिमम कब होगा, जब वैल्यू कितनी होगी, -1, और -1 कब आती है, 180 डिग्री पे। तो ये जो रिजल्टेंट निकल के आया ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। अब देखो, अब सवाल किस तरीके से बनता है, सवाल इस तरीके से बनता है कि मेरे पास दो वेक्टर है, लेट्स से उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी है, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड कुछ भी है, इसकी वैल्यू क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली आपको करना क्या होता है कि इसके जो रिजल्टेंट आएगा उसकी जो रेंज होगी वो होगी a माइनस बी से लेके a प्लस बी। तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि a माइनस बी से लेके a प्लस बी तक इसकी वैल्यू होगी। बेसिकली रिजल्टेंट a माइनस बी के बराबर आएगा, ये मिनिमम वैल्यू होगी, या फिर इससे बड़ा होगा, या फिर a प्लस बी के बराबर आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, या फिर इससे छोटा होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कई बार नीट में इससे सवाल भी आ चुका है जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब एंगल होता है 0 डिग्री, और मिनिमम वैल्यू कब आती है, जब एंगल होता है 180 डिग्री। और रिजल्टेंट में हमको कुछ नहीं करना है, बस इनके मैग्नीट्यूड को ऐड करना है मैक्सिमम के केस में, और मिनिमम के केस में इनके मैग्नीट्यूड को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट हमारा स्पेशल केस देखते हैं। जो हमारा थर्ड स्पेशल केस है वो है इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री मतलब ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर हमारा ऐसे है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो अगर एंगल 90 डिग्री है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। और cos 90 क्या होता है, 0, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही रिजल्टेंट होगा और होना भी चाहिए। याद है आपको, फॉर एग्जाम्पल कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेक्टर का जो x कंपोनेंट है वो है 2 और y कंपोनेंट है वो है 3। तो इसका मतलब आप क्या बात बोल सकते हो कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या वो यही वेक्टर होगा, और यही वेक्टर होगा तो इसका रिजल्टेंट आप कैसे निकाल देते हो, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बिकॉज x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कैसे आता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। चलिए चौथा केस, 2 इक्वल वेक्टर एंड एंगल इज थीटा, 2 इक्वल वेक्टर एट एन एंगल थीटा। चलिए तो बेसिकली सवाल क्या है, ये कोई एक ए वेक्टर है, मतलब इक्वल वेक्टर, यहां पे आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखो 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी इक्वल हो गया, तो डायरेक्शन इक्वल नहीं है, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो ये कोई एक ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, और आपको क्या बोल रखा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलिए अब अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो रिजल्टेंट क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसको भी ए स्क्वायर ही लिख सकता हूं बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस
2ab, तो a इंटू ए विच इज ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। चलिए ये क्या बनेगा 2a स्क्वायर, और यहां पे 2a स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकता हूं और यहां पे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी विच इज कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पे 2 थीटा था तो यहां पे थीटा आया, यहां पे थीटा है तो यहां पे क्या आएगा थीटा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, यहां पे अगर थीटा आएगा तो कॉस थीटा क्या लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो प्लस 1 से माइनस 1 गया, 2 इंटू 2 हुआ 4 a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 4 बाहर गया रूट से 2, a स्क्वायर बाहर गया a, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बाहर गया तो 2a कॉस थीटा बाई 2, ये हमारा रिजल्टेंट आएगा। तो ये आगे जाके बहुत ज्यादा काम आता है, इसीलिए हमने एक फॉर्मूला इसका डिराइव ही कर लिया कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है अगर वो थीटा एंगल पे है तो उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 2a cos थीटा बाई 2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे जिसमें हमने वेक्टर एडिशन सीखा था, उनके कुछ स्पेशल केस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ सवाल सॉल्व करते हैं जिससे थोड़ी क्लैरिटी आएगी। चलिए पहला सवाल, ये कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर और इसका जो मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है वो दे रखा है 3 यूनिट। ये कोई बी वेक्टर है और इसका जो मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है वो दे रखा है 2 यूनिट। कुछ भी हो सकता है ना, वेक्टर वेलोसिटी भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, बस आपको वेक्टर दे रखे हैं और इनकी मैग्नीट्यूड की बात हो रखी है। यूनिट भी ना भी लिखो तो चल जाएगा, ठीक है। चलिए इन दोनों के बीच में जो एंगल आपको दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री। मुझे बताना है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा एंड एंगल मेड बाय आर वेक्टर विद ए वेक्टर। बेसिकली अल्फा की वैल्यू बतानी है। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, तो ये जो अल्फा है ये अल्फा कितना होगा, मुझे ये बात बतानी है। चलिए सबसे पहले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 एंड cos 60 डायरेक्ट लिख देते हैं। cos 60 होता है 1/2, तो ये 2 से ये 2 गया तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 6, 9 and 6 is 15, 15 plus 4 is रूट 19, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो आएगा रूट 19। अब अल्फा की अगर मैं बात करूं तो tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। b sin थीटा, b का मैग्नीट्यूड कितना है 2 और sin 60 कितना होता है रूट 3/2 डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड कितना है 3 प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना है 2 और cos 60 कितना होता है 1/2। इससे ये गया, इससे ये गया, तो ये कितना आ गया रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 विच इज 4, रूट 3/4। ये इसका आंसर आ जाएगा tan अल्फा का।
तो अल्फा अगर मुझे यहां से निकलना है तो अल्फा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √3/4। तो इस तरीके से मैंने आर का मैग्नीट्यूड भी निकाला और उसका डायरेक्शन भी निकाला, बेसिकली एंगल मेड बाय आर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ए। इस तरीके से मैंने इसका एंगल भी निकाला। चलिए एक और सवाल करते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। मेरे पास कोई एक वेक्टर है ए और इसका जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो 10 दे रखा है। एक और वेक्टर है बी और इसका भी जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो 10 दे रखा है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो बेसिकली मैं किस तरीके से चीजों को सॉल्व करूंगा। चलिए अगेन वही आपको रिजल्टेंट निकालना है और अल्फा एंगल निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के लिए तो अभी हमने देखा था, फॉर्मूला आया था 2a cos θ/2। तो ये कितना हो गया, 2 × 10। अच्छा मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड भी 10 है और इसका मैग्नीट्यूड भी 10 है। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए cos थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो 60/2, तो ये कितना हो जाएगा 20, और cos 30 कितना होता है √3/2। तो ये 2 से ये 10 गया, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 10 √3। यहीं पे अगर मैं tan अल्फा की बात करूं तो वो होता है b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। b की वैल्यू सेम ही है, a के बराबर ही है, तो a और a की वैल्यू भी लिख ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। a की वैल्यू है 10 sin थीटा, sin 60 कितना होता है √3/2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 cos 60 इज 1/2। तो ये 1 जा, ये 5 जा, तो ये 1 जा, ये 5 जा, तो बेसिकली ये क्या बना 5 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 15। तो 5 1 जा, 5 3 जा, तो ये कितना आ गया 1/√3। सो tan अल्फा की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 1/√3। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, tan अल्फा की, बेसिकली tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होता है, जब थीटा हमारा 30 डिग्री होता है। तो अल्फा की वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आई 30 डिग्री। तो बेसिकली इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा होगा एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। चलिए यहां पे जो आंसर निकल के आया वो आया 30 डिग्री। अगर आप गौर से देखो तो इसमें क्या हो रहा है कि जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आएगा तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं उनके बिल्कुल बीच में आएगा। तो ये एक पैटर्न फॉलो होता है रिजल्टेंट के अंदर, और क्या पैटर्न फॉलो होता है चलिए देखते हैं। पैटर्न जो फॉलो होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहीं इनके बीच में ही आएगा, बिकॉज इस तरीके से ही हम पैरेललोग्राम लॉ में रिजल्टेंट निकालते हैं। अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोल रहा हूं और इस एंगल को बीटा बोल रहा हूं, बेसिकली अल्फा वो एंगल है जो रिजल्टेंट ए के साथ बना रहा है और बीटा वो एंगल है जो रिजल्टेंट बी के साथ बना रहा है। अगर यहां पे कंफ्यूज हो रहे हो तो यहां से इसको अल्फा 1 और इसको अल्फा 2 मान लो। यहां पे बी और बीटा से कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको अल्फा 1 और इसको अल्फा 2 मान लो। अल्फा 1 वो एंगल है जो रिजल्टेंट ए के साथ बना रहा है और अल्फा 2 वो एंगल है जो रिजल्टेंट बी के साथ बना रहा है। अगर इफ A is greater than B, मतलब A का मैग्नीट्यूड B के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा तो जो रिजल्टेंट है वो A के ज्यादा करीब होगा, और ज्यादा करीब होगा तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा 2।
तो फंडा क्या है कि रिजल्टेंट उस वेक्टर के ज्यादा करीब होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये थोड़ा झुका हुआ होगा, और झुका हुआ होगा तो अल्फा 1 विल बी लेस देन अल्फा 2। यहीं पे अगर ए का मैग्नीट्यूड लेस देन है बी से, मतलब बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो रिजल्टेंट बी के ज्यादा करीब होगा, तो इसका मतलब अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। और यहीं पे अगर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा तो रिजल्टेंट बिल्कुल सेंटर में आएगा, इसका मतलब अल्फा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 2। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां पे आप बेसिकली ये देख के बता सकते हो कि कौन सा एंगल बड़ा होगा और कौन सा एंगल छोटा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, मेरे पास दो वेक्टर्स है और दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। दो वेक्टर्स है और दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, और इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उनका मैग्नीट्यूड भी इनके बराबर है। फॉर एग्जांपल इसका मैग्नीट्यूड 2 तो इसका भी 2, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी 2 ही होगा। तो मुझसे पूछा है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो हम लगाते हैं 2a cos थीटा बाई 2, और यहां पे एंगल क्या है, एंगल हमने माना है थीटा। चलिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a, इट इज इक्वल्स टू 2 एंड इट इज a एंड इट इज इक्वल्स टू cos थीटा बाई 2। इससे ये गया, ये इधर आएगा तो 1/2 इज इक्वल्स टू cos थीटा बाई 2, और cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू होती है 60 डिग्री। तो बेसिकली थीटा बाई 2 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 60 डिग्री, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 120 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री निकल के आई, इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि एक वेक्टर A ऐसे है और दूसरा वेक्टर B ऐसे है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, और जो तीसरा रिजल्टेंट C है वो इन दोनों के बीच में होगा, और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, और दोनों के बीच में जो एंगल निकल के आएगा वो आएगा 120 डिग्री। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स A, B and C are 7, 24 and 25 respectively, and A vector plus B vector is equals to C vector, then find angle between A vector and B vector। सबसे पहले इसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस सवाल को देखते ही सॉल्व कर सकते थे। कन्वेंशनल मेथड क्या बोलता है कि सबसे पहले a प्लस बी का जो सम है वो मेरे पास c है, तो c बेसिकली रिजल्टेंट है a प्लस बी का,
तो c अगर रिजल्टेंट है a प्लस बी का, तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। c मेरे पास क्या है, c का मैग्नीट्यूड कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू a का कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 24 इंटू कॉस थीटा। सबसे पहले 25 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 625, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 प्लस इसको अभी ऐसा का ऐसा लिख लो बिकॉज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉस थीटा। चलिए 625 it is equals to 49 plus 576, it is again equals to 625 plus 2 into 7 into 24 cos theta। ये 625 इधर जाएगा, इसको ये मारेगा तो इधर आएगा 0, it is equals to 2 into 7 into 24 into cos theta। और यहां पे ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, तो cos थीटा ही जीरो होगा। और cos थीटा की वैल्यू जीरो कब आएगी, जब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि A और B विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसी सवाल को आप देख के भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, इस सवाल को आप ऐसे कर सकते थे कि ये मेरे पास A वेक्टर है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 7। एक और मेरे पास B वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 24 और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है 25। तो क्या आपको ये देखने पे नजर आ रहा है क्या कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर, बेसिकली ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो बेसिकली A यहां पे है तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इट शुड बी इक्वल्स टू R का स्क्वायर एंड इट इज इक्वल्स टू C वेक्टर। तो एंगल बिटवीन A एंड B विल बी 90 डिग्री बिकॉज B इज का जो मैग्नीट्यूड है वो है 24। इनको हम बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे, जैसे 7 24 25, 7 24 25, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। एक और होता है 3 4 और 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारे पास कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है जो हमको याद होने चाहिए। इसी तरीके से एक और होता है 6 का 6 8 10। बेसिकली ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है जो हमको याद होने चाहिए ताकि अगर इन केस हमारे पास सवाल में आता है तो हम इनको देख के बता दें कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। सवाल क्या है, मेरे पास कोई एक A वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 3 और B वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 2। तो मुझसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ A एंड B। बेसिकली A और B को जब मैं एडिशन करूंगा तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा उनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है, 0 5 4 7 8 9 2
और 3। चलिए, तो अभी अभी हमने जब स्पेशल केसेस पढ़े तो यह बात देखी कि ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी a प्लस बी। तो a प्लस बी बेसिकली 3 और 2 को ऐड कर दो विच इज 5, और जो रिजल्टेंट होगा उसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी a माइनस बी, बेसिकली बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। सो 3 माइनस 2, तो इट इज इक्वल्स टू 1। तो इनके रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी 5 और मिनिमम वैल्यू होगी 1। मैक्सिमम वैल्यू होगी जब दोनों पैरेलल होंगे और मिनिमम वैल्यू होगी जब दोनों एंटी पैरेलल होंगे। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो 1 से 5 के बीच में ही होगा, अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग वैल्यूज आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं 0 पॉसिबल है क्या? मिनिमम ही 1 है तो इससे छोटा होगा ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। 5 पॉसिबल है क्या? यस, इट विल बी अ मैक्सिमम वैल्यू। 4 पॉसिबल है क्या? 1 और 5 के बीच में आ रहा है तो ये पॉसिबल है। 7 पॉसिबल है क्या? 7 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ही 5 है, तो 5 से बड़ा कैसे पॉसिबल है? 8 पॉसिबल है क्या? जब 7 ही पॉसिबल नहीं है तो 8 कैसे पॉसिबल होगा? 9 भी पॉसिबल नहीं है। 2 1 और 5 के बीच में आ रहा है तो ये पॉसिबल है, और 3 भी 1 और 5 के बीच में आ रहा है तो ये पॉसिबल है। तो ये और ये बेसिकली पॉसिबल है। अब एग्जाम में आपको सिर्फ एक इकलौता ऐसा ऑप्शन दिखेगा जो कि पॉसिबल है, या फिर आपसे सवाल में उल्टा भी पूछ सकता है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, और वो भी आपको एक ही पॉसिबल ऑप्शन दिखेगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।